Hello students, so today we will start our chapter number 10. The chapter name is Mechanical Property of Fluid. In the previous chapter we have discussed about the mechanical property of solid. So in this chapter we have to discuss about the fluid. So before going to start this chapter, first we have to know that what are the fluids? What are the fluids? So fluids are the substance that can flow under the action of applied force and does not have fixed shape. Means fluid ऐसे substance हैं जो flow कर सकते हैं under the action of applied force and does not have any fixed shape. तो example fluid के आपके सामने आपको पता ही होने चाहिए. The liquid and the gaseous gas are the example of fluid that can flow under the action of applied force. So before moving to the next of the chapter, we have to discuss 2 points here. The first is hydrostatics and another is hydrodynamic. So in this case, hydrostatic and hydrodynamic. Static means at rest, dynamic means in motion. So when we discuss about the fluid is in rest, so that term is said to be hydrostatic. Or when we discuss about the fluid is in motion, so that is called hydrodynamic. So this is about the introduction of this chapter. So when we study the fluid is at rest, when we study the fluid at the rest, that is hydrostatic, and when we study the fluid is at motion, that is hydrodynamic. So the next topic is your pressure. You know this topic, previously we have also done this topic. So what is pressure? So pressure is said to be, pressure एक ऐसी टर्म है जिसको हमने पहले भी 2-3 बार कर लिया है. तो प्रेशर क्या है? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया और पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. मींस किसी भी सरफेस के ऊपर, ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा पर यूनिट एरिया ऑफ दैट सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. सो पी से डिनोट करते हैं, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो आपकी यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं. अब नेक्स्ट टर्म आती है कि जो प्रेशर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है. एक्चुअली में प्रेशर को हम, क्योंकि प्रेशर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां से बनता है वेक्टर. बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्रेशर इन फ्लूइड, दैट इज कंसिडर्ड स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज व्हेन वी अप्लाइड अ प्रेशर ऑन और फोर्स ऑन एनी फ्लूइड, so there is a pressure and that pressure is transmitted in all direction. मीन्स प्रेशर की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, प्रेशर आपका सभी डायरेक्शन में होता है. ये हम पास्कल लॉ में जाके पढ़ेंगे. अभी आपने सिर्फ याद रखना है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर, कि व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ. सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इज गिवन इन योर बुक. देयर आर द 4 एप्लीकेशन गिवन इन योर बुक, सो वी हैव डिस्कस ओनली 2. द रिमेनिंग 2 यू हैव टू डन बाय योरसेल्फ. सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इज रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन द वुडन स्लीपर. कि जो रेलवे ट्रैक है वो उनको वुडन स्लीपर के ऊपर लेड किया जाता है. अब वुडन स्लीपर क्या है कि वहां पे आपके लाइक दिस, इनके ऊपर आपके जो रेलवे लाइन है वो बिछाई जाती है जो नीचे है ये. तो इसका रीजन क्या है कि वाई द रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन द वुडन स्लीपर? इसका सिंपल सा रीजन ये है, टू इंक्रीज एरिया. टू इंक्रीज एरिया, एरिया को इंक्रीज कर दिया जाता है. सो व्हेन वी इंक्रीज द एरिया वी हैव अ रिलेशन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. क्लियर? सो जब एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा. तो जब भी इसमें से कोई ट्रेन पास होगी, नीचे एरिया क्या है, ज्यादा है, तो उस ट्रेन की वजह से जो इन रेलवे ट्रैक के ऊपर प्रेशर डलेगा वो कम डलेगा. और आपके जो रेलवे ट्रैक है वो ग्राउंड के अंदर या वो सोइल के अंदर श्रिंक नहीं हो. इसलिए जो रेलवे ट्रैक है उनको लेड किया जाता है ऑन द वुडन स्लीपर टू इंक्रीज द एरिया. सो नेक्स्ट आपका जो है वो है कैमल वॉक इजिली ऑन द सैंड बट मैन कैन नॉट. कर जो कैमल है वो इजिली वॉक कर, रीजन फिर से वही, द कैमल है वाइडर फीट. जो कैमल के फीट होंगे वो वाइडर होंगे. क्लियर? इफ कैमल है वाइडर फीट, सो इफ फीट आर वाइडर देन एरिया इज लार्ज. सो एरिया क्या होगा, लार्ज होगा. अगर एरिया क्या होगा, लार्ज होगा, तो जो प्रेशर होगा वो होगा स्मॉल. एरिया लार्ज होगा तो प्रेशर क्या होगा आपका, स्मॉल होगा. तो अगर प्रेशर आपका स्मॉल है तो जो कैमल है उसके फीट सैंड के अंदर श्रिंक नहीं होंगे. बट ऑन द अदर हैंड कि जो मैन के फीट होंगे दैट हैव स्मॉल एरिया, उनका एरिया क्या होगा, स्मॉल होगा. सो अगर स्मॉल एरिया है, एरिया इज स्मॉल, सो इफ एरिया इज स्मॉल देन प्रेशर इज लार्ज. तो प्रेशर आपका क्या होगा, लार्ज होगा. तो इस वजह से जो मैन के फीट हैं
वो ग्राउंड के अंदर श्रिंक कर जाएंगे या सैंड के अंदर श्रिंक कर जाएंगे। तो ये जनरल सी टॉपिक था आपका, ये पहले भी आप लोअर क्लासेज में स्टडी करके आए हो। तो जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। ये भी कोई नया टॉपिक नहीं है, इससे पहले आप इसको पढ़ चुके हो, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी को। सो व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, दिस वी हैव टू डिस्कस नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होती है आपकी मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम of a substance, that is called density. It is represented by rho, it is mass upon volume. The unit of mass is kg and volume is meter cube, so density unit होगी मीटर kg per meter cube. So ये आपकी टर्म थी डेंसिटी। अब ये डेंसिटी यहाँ पे क्यों है, बिकॉज डेंसिटी हैव अ रोल इन केस ऑफ फ्लूइड की जब किसी सब्सटेंस को किसी फ्लूइड के अंदर डालेंगे, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो गैस है, वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, मतलब वो तैरेगा या डूब जाएगा, वो डेंसिटी का भी उसके अंदर रोल है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे लेटर पार्ट के अंदर। आगे टर्म आते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। मींस ये रेशियो है किसी सब्सटेंस की डेंसिटी की किसके साथ, वाटर के साथ। मींस रिलेटिव डेंसिटी सिंपली हम क्या करते हैं, अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो बन जाती है रिलेटिव डेंसिटी। सो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। सो वी नो दैट कि बोथ आर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, दोनों ही डेंसिटी हैं। अगर दोनों ही आपकी डेंसिटी हैं तो दोनों की यूनिट भी क्या होंगी, सेम होगी। तो यूनिट से यूनिट आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है इसकी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। अगर ये यूनिट नहीं है, ये जस्ट एक नंबर है और इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। तो ये आपके 3 टॉपिक थे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज पास्कल लॉ। व्हाट पास्कल लॉ स्टेट दैट, दिस वी हैव टू डिस्कस नाउ। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है पास्कल लॉ। So first we will discuss its statement, then we will draw a diagram, then after diagram we will understood कि what Pascal law state. तो Pascal law state that pressure applied to a fluid enclosed in a container is transmitted in all direction to the every portion of the fluid and wall of the container. तो सिंपल सी बात ये कहता है कि जब किसी भी फ्लूइड को हम किसी कंटेनर में डालेंगे, क्लियर, किसी कंटेनर में किसी फ्लूइड को डाल दिया, तो जो अगर हम उस फ्लूइड के ऊपर कोई प्रेशर डालेंगे, मींस अगर हमने कंटेनर के अंदर किसी फ्लूइड को डाला, उस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर डाला, तो वो फ्लूइड जो प्रेशर को ट्रांसमिट करेगा एवरी पोर्शन, कि हमने जो फ्लूइड के किसी एक पोर्शन के ऊपर प्रेशर डाला है तो जो प्रेशर होगा वो सभी डायरेक्शन में होगा और साथ में वॉल ऑफ द कंटेनर भी होगा। सो इट स्टेट दैट प्रेशर अप्लाइड टू अ फ्लूइड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन टू द एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब इसको समझना कैसे, हमने फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्या किया, ये कोई कंटेनर ले लिया, क्लियर, इस कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड फील्ड है, क्लियर। सो इफ वी अप्लाई अ प्रेशर ऑन दैट फ्लूइड, अगर हम इस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो जो प्रेशर होगा इट ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, मींस वो सारी डायरेक्शन में ऐसे ट्रांसमिट होगा। ये नहीं होगा किसी एक डायरेक्शन में होगा, वो सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिटेड होगा। So if we apply a pressure on a fluid which is enclosed in a container, that pressure is transmitted in all direction. अब सभी डायरेक्शन में है तो इट इज आल्सो ट्रांसमिटेड टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, कि जिस कंटेनर के अंदर हमने उसका रखा है उसकी वॉल पे भी प्रेशर पड़ेगा। तो व्हाट इज पास्कल लॉ, वी हैव स्टडीड इट। अब इसको एक समझना अपने एग्जांपल के साथ। इसका हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से आपको समझाएंगे कि पास्कल लॉ कहता क्या है। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया लाइक दिस, कि ये कोई कंटेनर है आपका, क्लियर। इस कंटेनर के अंदर हमने 4 पिस्टन सिस्टम लगा दिया, कि यहां पे एक पिस्टन लगा हुआ है, यहां पे एक पिस्टन लगा हुआ है, यहां पे एक पिस्टन लगा हुआ है और यहां पे एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन कैसे, कि ये पिस्टन है यहाँ पे, ये पिस्टन है यहाँ पे और ये पिस्टन है। पिस्टन मीन्स ये बॉडी है जो ये आपकी अंदर बाहर की तरफ मूव कर सकती है, मीन्स दिस पार्ट और दिस पार्ट कैन मूव इनसाइड एंड आउटसाइड। सो हमने यहाँ ले ली, कंसीडर अ वेसल, ही हमने कोई वेसल ले ली कंटेनिंग वाटर एंड फिटेड विद 4 फ्रिक्शनलेस पिस्टन ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे आपके पिस्टन है, ये पिस्टन ए हो गया, यहाँ पे आपका बी है और ये सी है और ये डी है। तो हमने कंटेनर लिया, दिस कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर, इसके अंदर हमने वाटर डाल दिया और यहाँ पे 4 पिस्टन लगा दिए। इन पिस्टन का नाम है ए बी सी डी ई। हैव डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो सबका एरिया क्या है, इस पिस्टन का एरिया जो है स्मॉल A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है और इसका A4 है। मींस 4 पिस्टन, चारों का जो एरिया है वो अलग अलग है। ये एरिया, दिस एरिया इज डिफरेंट फॉर एवरी पिस्टन। अब पॉइंट क्या आता है यहां से,
क्लियर, लेट अ फोर्स F1 बी अप्लाइड टू पुश द पिस्टन ए। हमने यहाँ पे इस पिस्टन को मूव करने के लिए एक फोर्स अप्लाई कर दिया F1, मीन्स इस पिस्टन को मूव करवा रहे हैं, फोर्स F1 अप्लाई कर दिया। सो अगर हमने यहाँ पे फोर्स F1 अप्लाई किया है, इसका एरिया A1 है, तो वी कैन फाइंड द प्रेशर। सो हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर, तो अगर मैं यहां से प्रेशर को बोलता हूं P1 है, तो वो P1 किसके ऊपर होगा, F1 डिवाइड बाई A1। मीन्स इस पिस्टन ने जो प्रेशर अप्लाई किया है इस लिक्विड के ऊपर, वो आपका कर दिया F1 बाई A1। अब नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जब हमने यहां से एक फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स की वजह से प्रेशर आया, तो वो प्रेशर क्या होगा, इस फ्लूइड के हर एक पार्ट पर इक्वली ट्रांसमिट होगा। अब पॉइंट हमने यहां पे क्या समझना है, अगर हम कह देते हैं कि यहां पे प्रेशर आपका P2 है, यहां पे प्रेशर आपका P3 है, यहां पे आपका प्रेशर क्या है, P4 है, तो ड्यू टू दिस प्रेशर P1, इस प्रेशर P1 की वजह से ये पिस्टन और पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेंगे। अगर हमने इनको बाहर की तरफ मूव नहीं करने देना, बाहर की तरफ मतलब इसको बाहर की तरफ नहीं जाने देना, तो हमें यहां पे प्रेशर अप्लाई करने पड़ेंगे, कौन से, P2, P3, P4। क्लियर, सो इट इज फाउंड दैट द पोजिशन ऑफ बी सी डी कैन बी हेल्ड इन इट्स रिस्पेक्टिव पोजिशन, कि हम इस बी को, इस सी को और डी को अगर हम उसी पोजिशन में रखना चाहते हैं, तो हमें यहां पे प्रेशर P2, P3, P4 अप्लाई करना पड़ेगा। वो प्रेशर P1, P2, P3 इन अ सच्चा वे दैट ऐसे होगा कि दैट आर इक्वल, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू P4। तो इसका मतलब जितना प्रेशर यहां से आया था वो सारा इनके ऊपर ट्रांसमिट हुआ। अगर इन पिस्टन को हमने इन्हीं की स्टेट में रखना है, मतलब इनको लेने देना, इनको स्टेशनरी थे जहां थे वहीं पे रखना है, तो हमें यहां पे भी एक प्रेशर चाहिएगा। और वो प्रेशर क्या होगा, अगर मैं कहता हूं P2 है, वो P3 और P4 है, तो वो P2, P3, P4 सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब जो हमने यहां से प्रेशर अप्लाई किया था उनके ऊपर बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मीन्स यहां पे भी आपका क्या आया, P1 आया, यहां पे P1 आया और यहां पे P1 आया। तो अगर यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पे P1 है, यहां पे P1 है, और इन पिस्टन को हमने हिले नहीं देना, तो ये सारे प्रेशर जो P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, सारे बराबर होने चाहिए। तो अगर सारे प्रेशर बराबर होंगे, तो अगर मैं यहां से F निकालता तो F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2 इज इक्वल टू F3 बाई A3 इज इक्वल टू F4 बाई A4। ये आपका यहां पे आएगा। तो नेक्स्ट आपका जो है डेरिवेशन है, दैट डेरिवेशन इज एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड कॉलम। अब तक हमने प्रेशर की बात की थी, वो था प्रेशर द फोर्स अपॉन एरिया। अब फ्लूइड के केस में प्रेशर क्या होगा उसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2-3 चीजें कंसीडर करेंगे, कंसीडर करने के बाद फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे है, कंसीडर अ वेसल फिल्ड विद अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो। यहाँ पे हमने एक वेसल ले ली, इसके अंदर एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी जो रो है, मतलब इसके अंदर जो लिक्विड हमने बना रखा है इसकी डेंसिटी रो है। Now imagine an area of cross section A at a depth h below the surface of the liquid and imagine a liquid column on this area of height h। अब हमने क्या कह दिया कि हमने यहाँ पे कोई कॉलम ले लिया, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जिसकी हाइट h है और इसका एरिया a है। इस लिक्विड के अंदर हमने इसको इमर्ज कर दिया। अब ये लिक्विड से h हाइट नीचे है और इसका एरिया a है। तो अब हमने बताना है कि इसके ऊपर प्रेशर क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सी बात यहाँ पे है, जो मेन पॉइंट आपने समझना है, वी नो दैट कि जो आपका प्रेशर होगा, प्रेशर तो आपका होगा फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होगा आपका, फोर्स अपॉन एरिया। सो हमने फोर्स की वैल्यू ही निकाल ली, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इफ दैट कंटेनर इज फॉल अंडर दिस, तो वी नो दैट कि व्हेन एनी बॉडी फॉल्स, जब कोई बॉडी फॉल करती है तो इस केस में जो आपका फोर्स होता है वो वेट के इक्वल होता है। तो अगर फोर्स वेट के इक्वल है तो हम इस F को निकलेंगे, तो F जो आपका है वो W आएगा, और जो W होगा वो होगा मास इनटू में ग्रेविटी। क्लियर, सो F फोर्स ऑफ अ लिक्विड इन अ कॉलम ऑफ डेप्थ h इंटू जी। तो हमने यहाँ पे मास निकालना है और यहाँ पे ग्रेविटी निकालनी है। तो इसका मास तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसकी डेंसिटी पता है और इस सब्सटेंस की वॉल्यूम पता है। हमें इसकी वॉल्यूम भी पता है, क्योंकि वॉल्यूम में कैसे निकालूंगा, ये एरिया और ये हाइट है, तो यहां से इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। क्लियर, कि मैं यहां से इसकी, मुझे इसका एरिया पता है, ये है, इसकी हाइट ही है, तो वॉल्यूम यहां से निकलेगी एरिया इंटू में हाइट। मीन्स एवरी सब्सटेंस की अगर कोई भी सब्सटेंस अगर एरिया और हाइट पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वो होगी एरिया इंटू हाइट। क्लियर, तो अब हमने यहाँ पे मास को चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास मास नहीं है, हमने मास को चेंज करना है डेंसिटी की फॉर्म में और वॉल्यूम की फॉर्म में। तो हमने थोड़ी देर पहले रिलेशन की थी, रो इज डेंसिटी दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो मास होगा वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू में ग्रेविटी। तो हमारे पास ये डेंसिटी है, दे रखिए सब्सटेंस की, ये डेंसिटी अपने को। वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम किसके इक्वल की, एरिया इंटू हाइट।
तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, डेंसिटी एस टी रहेगी, यहाँ लिख देंगे एरिया इंटू में हाइट इंटू में ग्रेविटी। तो यहाँ से जो एफ आया अपना, वो एफ आ गया आपका रो ए एच जी। क्लियर। हमें तो प्रेशर निकालना था, ये प्रेशर पड़ा ऊपर। तो अगर मैं यहाँ से प्रेशर निकालना चाहता हूँ तो प्रेशर क्या होगा आपका, तो प्रेशर बन जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या आपका है रो ए एच जी डिवाइड बाय ए। तो इस ए से ए कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपका प्रेशर आ गया रो एच जी। तो इसको हम लिख देंगे एच रो जी। तो फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट द प्रेशर इन केस ऑफ फ्लूइड इज एच रो जी, कि जो प्रेशर फ्लूइड के केस में होगा वो आपका होगा एच रो जी। ये टॉपिक करने से पहले जो 2 लाइनें आपने लिखनी है वो कंसीडर वेसल कंटेनिंग लिक्विड डेंसिटी रो, वो जरूर लिखनी है। उसके बाद आपने डेरिवेशन को शुरू करना है। तो हमने यहां से क्या देखा कि प्रेशर इन केस ऑफ फ्लूइड इज डिपेंड ऑन द एच। एच मींस हाइट, हाइट के बाद डेंसिटी और फिर ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये हाइट क्या है बेटा, इसको मैं यहाँ पे आपका डायग्राम से समझते हैं कि ये आपका कोई कंटेनर है, यहाँ पे इसका फ्लूइड है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो जो हाइट एक्चुअल में डेप्थ है बेटा, कि वो लिक्विड के सरफेस से कितना नीचे है। तो अगर आपसे पूछे कि अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो किस पॉइंट के ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो बेटा आपको अगर हम यहाँ देखें ये हाइट और ये हाइट, तो हाइट ये सबसे ज्यादा है, तो प्रेशर भी सबसे ज्यादा इसी पॉइंट के सी के ऊपर होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो डाइवर होते हैं वो डीप अंडर द सी ज्यादा देर नहीं रह सकते, उनको फिर से बाहर आना पड़ता है। रीजन उसका ये है कि उनकी बॉडी पे प्रेशर बढ़ता है। क्लियर। जो प्रेशर बढ़ेगा तो उनकी जो ब्लड प्रेशर है ह्यूमन बीइंग ग्रेटर वो फील नहीं कर सकते। तो अगर हम यहां से देखें, ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग इज ग्रेटर एट द फीट देन द ब्रेन। फीट के ऊपर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है किसके कंपेरेटिवली, ब्रेन, क्योंकि फीट की अगर हम देखते हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रेन। क्लियर। तो ये आपका टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। तो हमने यहाँ पे एक डेरिवेशन करना है, वो डेरिवेशन आपका है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। तो फिर से अंदर हमने यहाँ पे कंसीडर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ वेसल कंटेनिंग अ फ्लूइड। यहाँ पे एक वेसल है जिसके अंदर फ्लूइड है। क्लियर। एज लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम सो एवरी वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द फ्लूइड इज आल्सो इन द इक्विलिब्रियम। कंसीडर वन वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे कहता है, यहाँ पे पॉइंट ये कह रहा है बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो ये बॉडी है इससे नीचे नहीं जा रही है ना इससे ऊपर जा रही है, ये स्टेशनरी होगी, मीन्स दैट इज इन इक्विलिब्रियम। तो अपने हम यहाँ कहा कि ये कोई बॉडी है जिसका एरिया ए है और जिसकी हाइट डेल्टा एच है। इसकी हाइट कितनी है बेटा, डेल्टा एच। तो इसकी हाइट अगर डेल्टा एच है, इसका एरिया ए है। हमने कह दिया कि जो ये बॉडी है इस वाटर के सरफेस से एच नीचे है। क्लियर। सो अब हमें पता है कि इस बॉडी के ऊपर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसको उसको नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, मतलब वी विल पुश दिस बॉडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये फोर्स आपका जो है F1 है नीचे की तरफ। दूसरा वी ऑल नो दैट कि जो W है वेट भी है, इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा। और तीसरा फोर्स होता है कि व्हेन एनी बॉडी इज पुट इन अ लिक्विड और अ फ्लूइड तो देयर इज अ अपवर्ड फोर्स जिसको हम अप थ्रस्ट कहते हैं। सो दिस फोर्स इज F2। तो अगर मैं यहां से फोर्स निकालता हूं, इस बॉडी के ऊपर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स अप्लाइड फोर्स जो नीचे की तरफ था, एक F2 है जो ऊपर की तरफ है जिसको अप थ्रस्ट कहते हैं, और इसका वेट जो नीचे की तरफ है। तो अगर मैं यहां से लिखना चाहता हूं कि 2 फोर्स नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है, और ये बॉडी स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसका मतलब कि जो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रहे हैं और जो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहे हैं वो बराबर है। तो ऊपर से नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है F1 और दूसरा लग रहा है W। बॉडी होगी स्टेशनरी मतलब ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, इसका मतलब रुक चुकी है तो इसका मतलब जो नीचे की तरफ से फोर्स लग रहा है वो इन दोनों फोर्स के बराबर है। तो मैंने यहां से लिख दिया इसको F2। क्लियर। फ्रॉम दिस वी विल फाइंड दैट रिलेशन कि इस F1 को उठा के उधर लेके चला गया, तो मैं लिख दिया यहाँ पे F2 माइनस F1 इज इक्वल टू W, मीन्स द डिफरेंस ऑफ दीज फोर्सेज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द F1 एंड F2 वैल्यू इन द केस ऑफ प्रेशर। सो वी नो दैट कि प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर। प्रेशर आपका क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है बेटा। ठीक है। तो अगर प्रेशर P1 होगा, फोर्स F1 होगा, एरिया इसके वाले फेस का भी ए है और नीचे वाले फेस का भी ए है, तो यहां से जो F1 की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी दैट इज P1A। सिमिलरली यू कैन फाइंड F2, आप F2 निकाल सकते हो, वो आएगा P2A। मीन्स प्रेशर एक्टिंग ऑन द अपर फेस, प्रेशर एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड सरफेस। तो हियर वी विल पुट द वैल्यू कम्स आउट टू बी P2A माइनस P1A इज इक्वल टू W।
तो यहां से मैंने ए कॉमन ले लिया, तो यहां पे आ गया P2 माइनस P1 इंटू में ए इज इक्वल टू W। तो वी ऑल नो दैट W होता है मास इंटू में ग्रेविटी, तो W को हम mg लिख सकते हैं, और वी ऑल नो दैट फिर हम m और g की वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई। तो यहां पे आ गया mg। तो हमने इस बॉडी का मास के बारे में लिखना है, क्लियर, और डेंसिटी के बारे में हमने लिखना है। तो हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन ये कहती है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर। तो अगर मैं यहां से मास की वैल्यू निकालना चाहता हूं दैट मास, तो दैट मास कम्स आउट टू बी वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। तो ये बन जाएगा आपका वॉल्यूम, डेंसिटी एंड ग्रेविटी। सो एवरी टाइम हमें पता है वॉल्यूम जो होती है वो होती है आपकी एरिया इनटू में हाइट। तो इस केस में इस बॉडी का एरिया तो ए है, लेकिन हाइट कितनी है, डेल्टा एच है, जो हमने मानी थी। डेल्टा एच इज द हाइट ऑफ दिस बॉडी। सो दिस वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इंटू में डेल्टा एच इंटू में रो इंटू में जी। उधर आपका चल रहा है P2 माइनस P1 इंटू में ए, तो ये ए के साथ ए आपका कैंसिल होगा, तो वैल्यू आ गई P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच रो जी। तो अब इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसके अंदर इंटीग्रेशन वगैरह है, लेकिन आप सीधा इसको करेंगे। सो अगर मैं कह देता हूं कि जो आपका यहाँ पे P2 है, जो आपका यहाँ पे P2 है दैट इज अप्लाइड प्रेशर, जो भी प्रेशर है वो है नीचे की तरफ से आएगा P2 जो, क्लियर। और अगर मैं कहता हूँ P1 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, मींस जो आपका P2 है दैट P2 इज इक्वल टू P कह दिया, और P1 जो आपका है वो है PA मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्रोच कर देते हैं कि डेल्टा अप्रोचेज टू जीरो, अगर डेल्टा अप्रोचेज टू जीरो करते हैं उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, तो जो आपका डेल्टा एच है वो बन जाएगा एच रो जी, क्लियर। तो यहां से हमने पुट कर दिया, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ P2 वी विल पुट P, इन प्लेस ऑफ P1 वी विल पुट हेयर PA, और यहाँ पे आ जाएगा एच रो जी। तो अगर मैं यहाँ से P निकाल लूंगा तो वो P जो आपका आएगा दैट P कम्स आउट टू बी PA प्लस एच रो जी। तो यहां से पॉइंट अपने समझना है कि जो आपका ये P प्रेशर एक्टिंग ऑन एन बॉडी जो आया हुआ है PA प्लस एच रो जी, मतलब किसी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर एक्ट करेगा वो सम है किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, किसका भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और दूसरा कि प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, की प्रेशर जो किसी फ्लूइड की वजह से है। तो यहाँ पे पॉइंट हमने ये समझना है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर एक्ट करेगा, किसी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर हमेशा सम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, मींस व्हेन एनी बॉडी इज इन फ्लूइड। अब फ्लूइड का मतलब कोई बॉडी एटमॉस्फेयर में भी है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर भी तो बेटा वहां पे एयर का प्रेशर है, तो प्रेशर ड्यू टू एयर और प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर दोनों को आपको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो PA है, PA आपका यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर। तो PA इज हियर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जिसको हम गेज प्रेशर कहते हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन शो दैट द प्रेशर point at the same depth in a liquid irrespective to the shape of the container of the liquid, the variation of the pressure P with the depth H as shown in the figure। तो अब हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर देते हैं, इफ वी से दैट कि H इज जीरो, ये अगर आपका H जीरो हो जाता है तो जो आपका H जीरो होगा, अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ, वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द हाइट एंड द प्रेशर, सो वी नो दैट H आपका जीरो है, बट जो H जीरो पुट करने के बाद आपका P तो किसके PA के इक्वल है, इसका मतलब जो आपका ग्राफ है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ग्राफ कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बीच के स्टेप थे आपके, वो हमने इनको एक्सक्लूड कर दिया है, आप डायरेक्ट करोगे इसको सीधा। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट एक ये पॉइंट है आपको आना चाहिए हमेशा। अगर यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम कर देते हैं, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन अ फिश दैट इज 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ पाउंड ऑफ वाटर, टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 इंटू दिस। तो भाई जो फिश के ऊपर प्रेशर एक्ट करेगा, वो जो एक्ट करेगा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कभी भी आप किसी बॉडी के ऊपर जो फ्लूइड के अंदर है अगर उसके ऊपर आपने प्रेशर फाइंड करना है, तो दैट प्रेशर, क्वेश्चन बता देते हैं क्या है कि कोई फिश है बेटा, ये कोई आपका पॉन्ड है, क्लियर। इस पॉन्ड के अंदर यहाँ पे कोई फिश है, ये जो फिश है ये आपकी 5 मीटर नीचे है, लिक्विड मतलब वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी हमें पता होती है दैट इज 1000 kg मीटर क्यूब, क्लियर। डेंसिटी पता है, ग्रेविटी पता है।
तो इस फिश के ऊपर जो प्रेशर एक्ट करता है, तो हम सीधा पता है जो प्रेशर होता है वो होता है P इज इक्वल टू एच रो जी। अब P एच रो जी, एच कितना है 5 था, रो कितना 1000 है, और ग्रेविटी को अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो सीधा आपका आ जाएगा 5 और 3 जीरो 50,000 पास्कल प्रेशर आ जाएगा आपका, जो फिश के ऊपर एक्ट करेगा। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा है कि कोई बॉडी अगर फ्लूइड के अंदर है तो उसके अंदर बेटा जो प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड के साथ साथ उसके ऊपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो टोटल पी होगा आपका, दैट पी कैन बी रिटन एज पी ए प्लस पी। क्लियर, पी ए प्लस पी। तो इस 5000 के अंदर आपको यहां पे पी ए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को भी लिखना पड़ेगा, जिसको हम लिखते हैं 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो इस वैल्यू के अंदर अपने को ये 5000 को प्लस करना है एक्स्ट्रा। क्लियर, तो ये आपने याद रखना है कि वेन एवर यू हैव टू फाइंड द प्रेशर in an body on an body which is in fluid, so that pressure is the sum of the atmospheric pressure and pressure due to fluid. क्लियर, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो जितना ही प्रेशर है वो मरकरी बैरोमीटर से हम फाइंड करते हैं, और जो उसकी वैल्यू फिक्स है बेटा, तो उसको आपने याद रखना है, दैट इज 1.013 इंटू 10⁵ कि किसी बॉडी के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा वो यही एक्ट करेगा। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, उसको समझते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब जो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है बेटा, यहाँ पे मैंने 3 शेप बना रखे हैं ABCD, 3 अलग अलग फिगर हैं यहाँ पे, तीनों को हमने फ्लूइड से फील्ड किया गया है। अब तीनों में कॉमन बात ये है बेटा कि ऑल हैव सेम बेस एरिया, तो इन सबका जो ये बेस एरिया है वो क्या है, सेम है। क्लियर, और इनके अंदर जो फ्लूइड है दैट इज अप टू द सेम हाइट। तो पॉइंट यहां पे नोट किया हमने कि जब इन सबका बेस एरिया सेम होगा और इनके अंदर फ्लूइड सेम हाइट तक होगा, तो इट इज नोटेड दैट कि प्रेशर इन ईच कंटेनर इज सेम, मतलब प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर सेम है। मीन्स प्रेशर जो आपका दैट इज इंडिपेंडेंट टू द शेप ऑफ द कंटेनर। तो ये था आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहा था हमने, बताते हैं आपको। कंसीडर 3 वेसल ABC ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये 3 वेसल हैं जो डिफरेंट शेप की हैं। ऑल वेसल हैव द सेम एरिया ऑफ बेस, सबका बेस एरिया क्या है, सेम है। ऑल ऑफ देम आर फिल्ड विद द वाटर टू द सेम डेप्थ, सबके अंदर वाटर सेम हाइट तक या डेप्थ तक फिल्ड किया गया है। द प्रेशर एट द बेस ऑफ ईच वेसल इज सेम रिगार्डिंग टू द शेप ऑफ द वेसल, कि इनके बेस के ऊपर जो प्रेशर होगा, इसके ऊपर प्रेशर, इसके ऊपर प्रेशर, इसके ऊपर प्रेशर, वो सबके में सेम था। इसका मतलब जो प्रेशर है दैट इज इंडिपेंडेंट टू द शेप ऑफ द कंटेनर। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ बाय अप्लाइंग द पास्कल लॉ। So it can be seen that the pressure is independent of the shape and size of the container. This is quite puzzling and contradictory to the common sense because the 3 vessels are different shape and hold different amount of water. This is known as hydrostatic paradox. अब यहाँ पे पॉइंट ये है बेटा, जो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हमें बताता है कि जो प्रेशर होगा वो इंडिपेंडेंट है शेप से। प्रेशर डिपेंड करेगा किसके ऊपर, बेस एरिया के ऊपर, और कितनी हाइट तक उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है, तो वो आपका प्रेशर। तो ये था हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो हाइड्रोलिक मशीन है। तो क्या है आपकी हाइड्रोलिक मशीन? तो हाइड्रोलिक मशीन बेटा वो डिवाइसेज है विच वर्क ऑन द पास्कल लॉ इज नोन एज हाइड्रोलिक मशीन। द डिवाइस विच वर्क ऑन द पास्कल लॉ आर नोन एज हाइड्रोलिक मशीन। एग्जाम्पल हाइड्रोलिक मशीन के हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक चेयर, ये सारी आपके एग्जाम्पल है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल कॉमन एग्जाम्पल दिया हाइड्रोलिक लिफ्ट का। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में कुछ नहीं होता बेटा, यहाँ पे 2 पोर्शन होते हैं, एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है। बोथ द पोर्शन आर फिल्ड विद द पिस्टन्स। तो हम एक साइड से फोर्स अप्लाई करेंगे, 2 फोर्स दूसरी तरफ आपका ट्रांसफर होगा। तो दिस फ्लूइड इज ट्रांसफर टू दिस, यहां से इसको हम प्रेस करेंगे तो दिस पोर्शन विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे कोई लोड होगा उसको लिफ्ट किया जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब हमने यहाँ पे देखना कि हाउ द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स, कि हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क कैसे करती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल फ्लूइड फील्ड कंटेनर। इसके अंदर ये बेटा फ्लूइड फील्ड कंटेनर है हॉरिजॉन्टल। क्लियर?
बोथ एंड ऑफ द कंटेनर आर फिल्ड विद टू सिलेंडर्स हैविंग पिस्टन ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे दो आपके डिफरेंट एरिया क्रॉस सेक्शन के पिस्टन लगे हुए हैं। दीज आर इन सिलेंड्रिकल शेप। द पिस्टन ऑफ द स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया ए एक्सर्ट आ फोर्स एफ डायरेक्टली ऑन द फ्लूइड। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से एक फोर्स अप्लाई करेंगे इस पिस्टन के थ्रू जिसका एरिया क्या है, ए है। तो बेटा अगर इसका फोर्स ऊपर एफ अप्लाई किया, यहाँ पे एरिया ए है, तो हम यहाँ से प्रेशर निकालते हैं। तो प्रेशर आपका जो आएगा वो आएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो इस फ्लूइड के ऊपर जो प्रेशर ट्रांसफर हुआ है वो पी हुआ है, और वही प्रेशर आपका इधर इसके ऊपर ट्रांसमिट होगा थ्रू द फ्लूइड। क्लियर। सो दिस पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। और अब इसका जो एरिया है वो कैपिटल ए है, और इसके ऊपर जो फोर्स आया वो कैपिटल एफ आया है। क्लियर। और यहां से जो प्रेशर आया था वो आपका था स्मॉल पी। तो स्मॉल पी की वैल्यू फिर हम निकालेंगे, दैट इज कैपिटल एफ बाई ए। मीन्स प्रेशर दोनों पोर्शन में क्या होगा, बराबर होगा। द प्रेशर पी एफ बाई इज ट्रांसमिटेड यूनिट डायरेक्शन थ्रू द कनेक्टिंग ट्यूब्स और पाइप्स टू द लास्ट लाइन विच हैज द पिस्टन ऑफ एरिया ए, सिंस प्रेशर मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड। जो आपका प्रेशर होगा दोनों साइड पे क्या होगा, बराबर होगा। अगर प्रेशर दोनों साइड पे आपका क्या है, बराबर है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर यहां पे प्रेशर आपका कैपिटल पी है और यहां पे प्रेशर आपका स्मॉल पी है, तो जो कैपिटल पी होगा वो स्मॉल पी के इक्वल होगा। अगर कैपिटल पी आपका था, स्मॉल पी आपका स्मॉल एफ बाई ए था, तो कैपिटल पी आपका है कैपिटल एफ बाई ए। क्लियर। सो इट मीन दैट द फोर्स ऑन द लार्ज पिस्टन विल बी मच मोर देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन। अगर हम यहां से दोनों चीजों को देखते हैं कि दोनों को अगर हम कंपेयर कर देते हैं, एज वी नो दैट कि जो एरिया ए होगा, कैपिटल ए जो एरिया ए होगा वो आपका बड़ा है किससे, स्मॉल ए से। तो अगर कैपिटल ए बड़ा है, क्लियर, कैपिटल ए एरिया बड़ा है और स्मॉल ए एरिया छोटा है, तो जब हम इन दोनों की वैल्यू को यहां से कंपेयर करेंगे, सिंपल सी बात बेटा है, अगर ये बड़ा है, ठीक है, ये वैल्यू क्या आपकी बड़ी है और ये वैल्यू आपकी क्या है, छोटी है। सो फ्रॉम इट इज क्लियर दैट कि जो आपका कैपिटल एफ आएगा दैट इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ। क्लियर। तो यहां से हमें पॉइंट पता लगा कि अगर हम यहां से थोड़ा फोर्स भी अप्लाई करते हैं तो यहां पे आके वो फोर्स ज्यादा हो जाता है। क्लियर। एज कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए, सो फ्रॉम इट इज क्लियर दैट कि कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ। हमने थोड़ा फोर्स अप्लाई किया और थोड़े फोर्स को हमने ज्यादा में कन्वर्ट कर दिया बाय चेंजिंग द एरिया। तो ये हमने यहां से पॉइंट को नोट करना है, इसको हमने यहां से समझना है कि इस ए को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कैपिटल ए इंटू एफ डिवाइड बाय स्मॉल ए। स्मॉल ए आपका छोटा है तो मैं छोटे से हम डिवाइड करें तो कैपिटल एफ की वैल्यू बड़ी है। अगर अब इसकी वैल्यू निकालता हूं तो ए से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैपिटल ए से डिवाइड, और कैपिटल ए बड़ा है तो स्मॉल एफ आपका छोटा हो जाएगा। तो यहां से पॉइंट हमने ये समझा है कि आपका कैपिटल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए से बड़ा है तो इसका मतलब जो आपका कैपिटल एफ होगा दैट इज ग्रेटर देन स्मॉल एफ। सिंपल सी बात है, हमने यहां से थोड़ा फोर्स अप्लाई किया, उस थोड़े से फोर्स को हमने ज्यादा फोर्स में कन्वर्ट करके इस लोड को ऊपर लिफ्ट कर दिया। तो उसके बाद आपके हैं बेटा लो फ्लोटेशन, ये आपका क्लास 9th का क्वेश्चन है। अब फ्लोटेशन के लिए आपके सिंपल से दो लो हैं, उसको आपने समझना है। सबसे पहले कि व्हेन एन बॉडी इज इमर्ज इन अ लिक्विड, सो ऑन दैट बॉडी टू फोर्स आर एक्टिंग। वन फोर्स इज इट्स वेट विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको डब्ल्यू कहते हैं, और अनदर इज द अप थ्रस्ट, क्लियर, जिसको हम कई बार टी भी लिख देते हैं या एफ अप लिख देते हैं। क्लियर। तो when an body is immersed in a liquid, so two forces are acting on that body. One is weight which is acting in downward direction, another is a force which is up thrust, that is acting on the body. So यहां से हमने बताना है कि how body sink and float. So अगर मैं यहां पे कह देता हूं कि F up is greater than W, कि जो ऊपर की तरफ फोर्स आपका लग रहा है विच एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज ग्रेटर देन W, वेट से बड़ा है। वेट नीचे की तरफ वाला फोर्स है और F आपका ऊपर की तरफ वाला फोर्स है। तो सिंपल आप बता सकते हो कि अगर ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है तो बॉडी ऊपर जाएगी तो बॉडी आपकी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। सो इन दैट केस वी से दैट कि बॉडी विल फ्लोट। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, ऊपर सरफेस पे मूव करेगी इफ इट इज मूव इन सरफेस। सो जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्ज करेंगे, अगर आपका अप थ्रस्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द लिक्विड, सो दिस बॉडी विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। So if this body is moving in upward direction, this body will float. अगर हम कह देते हैं कि if W is greater than F up, अब F up का मतलब है ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, W मतलब नीचे की तरफ लगने, अगर नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा है
तो फ्रॉम दिस इज क्लियर दैट कि दिस बॉडी विल सिंक। सो ऑन दिस बिहाफ वी विल से दैट कि अ बॉडी सिंक और फ्लोट। और दूसरा बेटा है डेंसिटी। अब डेंसिटी का रोल सिंपल आपने समझना है कि अगर हमारे पास एक तो है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट डेंसिटी, और दूसरा है फ्लूइड की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी। सो इफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी ज्यादा है किससे, लिक्विड से, तो दैट विल सिंक करेगा वो। इसका उल्टा क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड की डेंसिटी से वो कम है तो दैट ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। सो इन दैट वे कि जो ऑब्जेक्ट और सिंक फ्लोट करते हैं दो केसेस के ऊपर। तो अप टू हियर यू हैव टू कंप्लीट इट। वीडियो को पूरा देखने के बाद इसको